हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स अनफिल्टर्ड। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी लेजर की, एब्जॉर्प्शन की और इमिशन की। इमिशन दो टाइप के थे, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड। ये हमने बात कर ली थी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आइंस्टीन कोफिशिएंट से रिलेटेड। बट उसके पहले थोड़ा सा समझते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी और क्या रीजन है। तो हमें पता है कि इन तीनों प्रोसेसेस में, यानी एब्जॉर्प्शन में, स्पॉन्टेनियस इमिशन में एंड स्टिमुलेटेड इमिशन में कोई भी प्रोसेस हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हमें ये पता करना है प्रोबेबिलिटी कितनी है, एंड उसके बाद हम इस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, बारी बारी से आपको चीजें समझाते हुए चलेंगे सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हम बात करते हैं कि अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring absorption। अच्छा, एब्जॉर्प्शन पे हम नहीं जाते हैं, एब्जॉर्प्शन लीव कर दीजिए, क्योंकि दो प्रोसेसेस है ना, एक है स्टिमुलेटेड और एक है स्पॉन्टेनियस। अकरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे चलते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकर कर रहा है, ठीक है, तो उसमें हमें किसी फोटोन की जरूरत नहीं पड़ती, राइट, क्योंकि एटम क्या होता है, वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में अपने आप आते रहेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, ये होता है। तो उस केस में इट डजंट मैटर फोटोन कितना है, सिंपली जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी होगी वो ये हो गई, जहां पे A21 डिफाइन करता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। ठीक है, ये कांस्टेंट है। एंड P21 डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे P21 इमिशन प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी को। और चूंकि स्पॉन्टेनियस की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे स्पॉन्टेनियस लिखा हुआ है। दूसरा है प्रोसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग स्टिमुलेटेड प्रोसेस। तो स्टिमुलेटेड प्रोसेस में ये पूरा का पूरा मैटर करता है कि दो टाइप के स्टिमुलेटेड प्रोसेस हैं, एक एब्जॉर्प्शन और एक इमिशन। तो अगर ये एटम ग्राउंड लोअर स्टेट में है तो इसमें फोटोन कितना पड़ रहा है तब ये ऊपर जाएगा, या ऊपर है फोटोन पड़ रहा है तो नीचे आएगा। तो इनफैक्ट ये पूरा का पूरा डिफाइन करता है, डिपेंड करता है एनर्जी स्टेट पे तो डिपेंड करता है, बट उसके साथ साथ फोटॉन्स पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज, हम यहाँ पे इमिशन के बारे में लिख रहे हैं, यहाँ पे स्टिमुलेटेड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटोन डेंसिटी। रो न्यू जो है वो फोटोन डेंसिटी है, एंड दैट विल बी इक्वल टू B21 रो न्यू। यहाँ पे B21 किस चीज को डिफाइन कर रहा है, B21 डिफाइन कर रहा है स्टिमुलेटेड प्रोसेस को फ्रॉम स्टेट 2 टू स्टेट 1। तो ये दो टाइप की प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं, स्पॉन्टेनियस की और स्टिमुलेटेड की। इनके बीच में सबसे पहले आइंस्टीन ने रिलेशन फाइंड आउट किया था। आइंस्टीन ने इनको डिफाइन किया था, फाइंड आउट किया था पूरा, E21 क्या है, B21 क्या है। इसीलिए इन दोनों टर्म्स को आइंस्टीन कोफिशिएंट बोलते हैं, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड प्रोसेस। और आज का जो टॉपिक है वो यही है, इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना, ये और ये। ठीक है, हमने अभी दोनों इस इमिशन के इसमें लिखा है, इमिशन के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में भी आता है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो पूरा का पूरा जो प्रोबेबिलिटी होती है अभी, ठीक है, ये हो जाता है। तो उस केस में चलिए इसको पहले हम कर दें। मान लेते हैं कि जो दो एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है, जो दो एनर्जी स्टेट्स हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं, इसकी एनर्जी है E2 और नंबर ऑफ एटम्स है N2, इसकी एनर्जी है E1 और ये नंबर ऑफ एटम N1। ये दो एनर्जी स्टेट्स हो गई और उनमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो गए। फाइन। तो
उस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग स्टिमुलेटेड प्रोसेस, ये तो समझा था हमने, राइट? नो, प्रोबेबिलिटी of occurring stimulated absorption, दैट मीन्स अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो किस पे डिपेंड करेगा? तो भाई प्रोबेबिलिटी, तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? लोअर स्टेट से हायर स्टेट में, तो ये P12 हो गया, दैट इज, यहाँ पे हम लिख देते हैं एब्जॉर्प्शन, एंड दैट इज इक्वल टू B12, ठीक। ये तो प्रोबेबिलिटी, और ये डिपेंड किस पे करेगा? फोटोन डेंसिटी, जो कि वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ एटम्स पे। तो ये टोटल हो जाता है, ठीक है। नहीं, ये नहीं आएगा, ये थोड़ा सा, ठीक है। ये स्टिमुलेटेड प्रोसेस है इमिशन के लिए, और ये है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो अभी ये तीन प्रोसेसेस हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन एंड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स लोअर से हायर में जाएंगे पर सेकेंड, उतने ही हायर से लोअर में आएंगे। हमें बस इसी को माइंड में लेके चलना है, ठीक है। बस ये तीनों आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हमें बस इसी को समझना है, हमें क्या इक्वेट करना है? द नंबर ऑफ absorbing photons per unit time per unit volume is equal to the number of emitting photons per unit time per unit वॉल्यूम, ठीक है। ये इक्वल होंगे, जितने फोटॉन्स ऊपर जाएंगे उतने ही फोटॉन्स नीचे आएंगे एट द सेम टाइम। सेम टाइम में जितने भी फोटॉन्स, ये एटम्स ऊपर जाएंगे उतने ही नीचे आएंगे। तो इनको क्या लिख देंगे? तो कुछ नहीं, हमें प्रोबेबिलिटी पता है ये एब्जॉर्प्शन की, दैट इज P12, अच्छा P12 जोड़ दीजिए, उसकी वैल्यू लिखते हैं B12 रो न्यू, एब्जॉर्प्शन के केस में N1, एंड इधर स्टिमुलेटेड प्रोसेस था तो ये था A21 प्लस B21 रो न्यू, ये हो जाएगा N2। ये नंबर ऑफ N2 पे डिपेंड करेगा क्योंकि हायर स्टेट की वैल्यू। तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है रो न्यू निकालना है। तो रो न्यू को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर अकेला, तो ये हो जाएगा B12 N1 माइनस B21 N2 रो न्यू दैट इज इक्वल टू A21 N2। ये हो जाएगी वैल्यू। बस रो की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से। रो की वैल्यू निकालेंगे तो A21 N2 अपॉन B12 N1 माइनस B21 N2 आ जाता है, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले निकालते हैं B12 को बाहर। B12 को बाहर निकालेंगे तो ये A21 N2 अपॉन
B12 बाहर हो गया, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, N1 माइनस B21 डिवाइडेड B12 इंटू N2, ये बचा यहाँ पे। ठीक है, अब ये बचता है तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, N2 ऊपर भी है N2 नीचे भी है, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाता है A21 अपॉन B12 N1 अपॉन N2 माइनस B21 अपॉन B12, ये वैल्यू मिल जाती है हमें। ठीक है, अब ये वैल्यू मिलने के बाद हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें बस कुछ नहीं, रो की वैल्यू मिल गई हमें कि ये वैल्यू होती है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन, यानी ए और बी के बीच का रिलेशन, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें N1 N2 की वैल्यू पहले पुट करनी है। तो N1 N2 की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो बोल्ट्जमैन ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनका नाम मेंशन कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या था, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई KT, ये होता है। और हमें पता है कि E2 माइनस E1 को हम क्या लिखते हैं, h न्यू, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे और सॉल्व कर देते हैं, h न्यू अपॉन KT। ठीक है, अब ये है N2 अपॉन N1 इज h न्यू, ये ठीक है, तो उस केस में N1 अपॉन N2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ h न्यू अपॉन KT। ये माइनस साइन जो था ये चेंज हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे रिवर्स हुआ तो यहाँ पे भी रिवर्स होगा। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अभी हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, हमें आंसर उसके बाद मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक ऐसा टॉपिक है या क्वेश्चन कह लेते हैं कि क्वेश्चन है कि ऑलमोस्ट बीटेक के इंजीनियरिंग फिजिक्स के ऑलमोस्ट हर साल के पेपर में ये क्वेश्चन या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इस टॉपिक से 100% पूछा जाता है। कई बार हमें याद नहीं होता, बट ये बहुत अच्छा मतलब इजी वे है समझने के लिए। तो हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हो गया रो न्यू दैट इज A21, हम एक साथ इन्हें ले लेते हैं, A21 और B21 को, B12 को, N1 N2 की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, माइनस B21 अपॉन B12, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व कैसे करना है, तो इसके बाद सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है प्लैंक साहब की। प्लैंक ने सबसे पहले फोटोन डेंसिटी फाइंड आउट किया था अपने प्लैंक लॉ में, जो उन्होंने स्टीफेंस लॉ हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था उस टाइम पे। तो वहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जो कि प्लैंक्स लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ इसकी वैल्यू क्या होती है वो मैं लिख देता हूं, दैट इज रो न्यू इज इक्वल टू 8 पाई C क्यूब, 8 पाई H क्यूब, ठीक है, 8 पाई न्यू क्यूब म्यू क्यूब डिवाइडेड बाय C क्यूब इंटू H and 1 upon exponential H nu KT माइनस 1, ये वैल्यू होती है जो प्लैंक ने दिया था। डेंसिटी दैट इज फोटोन डेंसिटी इज इक्वल टू 8 पाई न्यू क्यूब म्यू क्यूब अपॉन C क्यूब इंटू H 1 अपॉन दिस वन। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाते हैं।
एक इक्वेशन 1 मान लीजिए इसे, और इसे मान लीजिए इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो उस केस में हमारे पास क्या मिलता है? पहला मिलता है B12 डिवाइडेड बाई B21 डिवाइडेड बाई B12 इज इक्वल टू 1। तो यहां से मिलता है हमें पहले तो ये टर्म कि जिस रेट पे जो कांस्टेंट है इसके लिए स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए, वही कांस्टेंट है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए, उनकी वैल्यू सेम होगी। पहला तो ये वैल्यू मिल जाता है। दूसरा क्या मिलता है? ये वैल्यू सेम हो गई। A21 डिवाइडेड बाई B12 इज इक्वल टू 8 पाई H म्यू क्यूब डिवाइडेड बाई C क्यूब। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, एंड इन्हीं दोनों इक्वेशंस को बोलते हैं, दैट इज दिस इक्वेशन। किन दो इक्वेशंस को बता देते हैं? ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन्स कोएफिशिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये एक चीज समझ में आती है। यहाँ पे तो ये समझ में आ गया कि जो एब्जॉर्प्शन का कोएफिशिएंट है वही इमिशन का कोएफिशिएंट है। स्टिमुलेटेड इमिशन का कोएफिशिएंट और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का कोएफिशिएंट दोनों सेम है, बट इनके बेस में क्या है? दैट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन का जो कांस्टेंट है वो, और स्टिमुलेटेड इमिशन या एब्जॉर्प्शन का, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का जो कांस्टेंट है वो, इनका रेशियो जो है वो फ्रीक्वेंसी के क्यूबिक पावर पे डिपेंड करता है। कई बार सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछ दिया जाता है डायरेक्टली, प्रूफ करिए कि ये होता है, तो आप यहाँ पे प्रूफ करके इन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। हमें आइंस्टीन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ना था। आइंस्टीन कोएफिशिएंट क्या है, उसके बीच का रिलेशन क्या है, ये हमें जानना था, समझना था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आएंगी। बहुत ही शॉर्ट में हमने बताया है, ऑल्दो शॉर्ट इन द सेंस कि बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं बताया गया है। एक एक स्टेप प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। लेजर कहीं पे भी अगर पढ़ाया जाता है, लेजर का टॉपिक कहीं पे भी होता है, तो ये टॉपिक 101% वहाँ पे उस वहाँ के सिलेबस में जरूर होता है। चाहे आप इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ें या बेसिक फिजिक्स पढ़ें, लेजर अगर टॉपिक में है तो ये चीज होगी ही होगी, ये पढ़ाया ही जाएगा। और इस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, वेदर न्यूमेरिकल आए या थ्योरी आए। थ्योरी मतलब प्रूफ करने के लिए आ जाए ये। ठीक है, तो ये उसका आंसर था। आपको आई होप समझ में आया होगा कि B12 क्या है, B21 क्या है, A21 क्या है, क्यों इस तरीके से लिखते हैं, क्यों दूसरा नहीं लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इजीली वे था इसको समझाने का। आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो अगर समझ में आया हो तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, एंड टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।